हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग एटम्स के बारे में। तो एटम्स क्लास 12 का लकीली वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है एटम्स। आपने पढ़ा भी होगा, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, या फिर आपने केमिस्ट्री में एटम्स तो पढ़ा ही है। अगर आपने फिजिक्स में ग्रेविटेशन भी पढ़ा है तो भी इसका यूज हो जाता है। तो इस एटम्स को समझना तो वैसे देखा जाए इजी होता है, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि फेमिलियर होते हो आप इस चीज से। तो इट्स अ गुड थिंग, राइट? इट्स अ गुड थिंग। अब बात करते हैं सर, ये चैप्टर जो है मतलब कितना लंबा है, कितना छोटा है। सर ये चैप्टर बहुत लंबा नहीं है, मीडियम है, छोटा ही है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें ना बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले, बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला है। और जनरली मैं देखा है टीचर्स अब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग की थ्योरी जो होती है, जो ओल्ड हिस्ट्री होती है एटम्स की, उसमें इतना ज्यादा इंग्रोस हो चुके होते हैं कि यार जो मेन क्रक्स है जिससे आपके क्वेश्चन बनने वाले, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स के एटम्स की बात कर रहा हूँ, कि जो क्वेश्चंस फिजिक्स के एटम्स वाले चैप्टर्स में आते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, उस पर ध्यान थोड़ा कम होता है, तो मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं आपको फिजिक्स में जो चैप्टर्स आते हैं, जो फिजिक्स में जो एटम्स वाला ये चैप्टर आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, उसकी नॉलेज, उसका कॉन्सेप्ट तुरंत प्रोवाइड करूं। ठीक है, वो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो भैया अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, अगर ऐसा है तो भाई क्या कर रहे हो, स्टडी विद आयुष टाइप करो, स्टडी विद आयुष। ठीक है, नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, रक्षिता का भी, मेरा भी है। तो स्टडी विद आयुष डालिए, सर्च करिए, देखिए। वो ज्वाइन नहीं किया तो आपने क्या ज्वाइन करा फिर? चलिए स्टार्ट करते हैं, चलो। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ एटम हम लोग, मैं बिल्कुल इसको ना प्रॉपर ऐसा नहीं करूंगा कि केमिस्ट्री वाला भी एटम पूरा पढ़ा रहा हूं। मैं जो फिजिक्स वाला है उसको लेके चलूंगा, फिजिक्स वाले एटम से मैं मिक्स नहीं करना चाहता। ठीक है, जो दे रखा है फिजिक्स एनसीईआरटी में, उस हिसाब से चलेंगे। तो पहला आता है भैया थॉमसन मॉडल। तो आपको पता है भाई, एटम के बारे में ये चर्चा हुई थी, पहली बार डिस्कवर हुआ, ओ माई गॉड एटम। तो एटम को पहले बोला गया कि वो एटम से छोटी कोई चीज होती नहीं है, फिर उससे छोटी चीज मिल गई, है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी फिजिक्स में नहीं है, वो केमिस्ट्री में मिलेगी। यहाँ पे कोई डिस्कवरी नहीं है, यहाँ पे बस मॉडल्स है। ठीक है, यहाँ मॉडल्स है, मान लो डिस्कवरी हो चुकी है। अब थॉमसन बाबू बताएंगे। थॉमसन एक्चुअली ये आदमी ना अमूल की आइसक्रीम खा के आया था। मॉडल प्रपोज करने से पहले ये अमूल की आइसक्रीम खा के आया था। हमको रीजन समझाता हूँ क्यों। तो थॉमसन मॉडल ने क्या प्रपोज किया कि जो हमारा एटम है, वो क्या है, एक पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। पूरा पॉजिटिवनेस इसमें भरी पड़ी है। जैसे मिठाई के अंदर चीनी हो, या फिर मिठाई के अंदर चाशनी भरी पड़ी है, पूरा ऐसे एक पॉजिटिव स्फीयर है हमारा एटम। और उसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन्स डाले गए, जगह जगह इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डाल दिए गए। इसको बहुत लोग प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। बट एक ही चीज है, प्लम पुडिंग को समझ में आएगा नहीं, है ना, इतने अंग्रेज तो हम है नहीं। वाटरमेलन समझ में आ जाएगा। जैसे वाटरमेलन में जो रेड रेड है वो सब पॉजिटिव चार्ज, और जो ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं वो आपका नेगेटिव चार्ज। ऐसा उसने बताया। ठीक है, ज्यादा इसमें डिटेल में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो, ये बेसिकली बताया, और कि जो कि बकवास था ऑब्वियसली यार, ऐसा नहीं होता एटम, आपको पता है। तो उसने वही बोला, यहाँ आप देख सकते हो, जैसे कि कोई पुडिंग है। इससे आपको इतना क्लियर नहीं होगा, भी एग्जांपल में उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसकी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो एक स्फीयर इसमें पॉजिटिवली चार्ज भरा पड़ा है, उसमें थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्जेस कुछ कुछ जगह रैंडमली प्रेजेंट है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके कुछ लिमिटेशंस थे। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सर स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है वो आगे देखेंगे। ठीक है, और कुड नॉट एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये क्या होता है ये समझ में नहीं आया, ये भी आगे देखेंगे। ठीक है, बट इन शॉर्ट बताना चाहता हूं कि भाई ऐसा नहीं होता एटम, आपको थोड़ा तो इतना नॉलेज है ही। तो ये चीज गलत होनी थी, है ना, कि उसने बताया था पूरा पॉजिटिवली चार्ज भरा पड़ा है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अमूल फ्रॉस्टिक से, इसलिए मैंने बोला था अमूल आइसक्रीम खा के आया था, कि ये जो फ्रॉस्टिक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये आप इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन से, इससे आप इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन से। वेरस इस आइसक्रीम को इमेजिन करो आप पॉजिटिव चार्ज से। तो वही चीज है। वैसे उसने बोला कि भैया ऐसा होगा कि पूरा हमारा एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा पड़ा है, और कुछ कुछ जगह इलेक्ट्रॉन्स है, और वो सब इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, उसने यही बोला था, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये इक्विलिब्रियम पे होंगे। ठीक है, ऐसे फिक्स्ड होंगे, ये बिल्कुल फिक्स होंगे।
जो कि ऑब्वियसली गलत था और ये फेल हो गया मॉडल, जो कि होना भी था। ठीक है, ऐसे फालतू मॉडल लेके आओगे तो क्या होगा। चलो भाई, अब बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल की जो फिजिक्स में हमसे उतना बात करेंगे, केमिस्ट्री वाला नहीं पढ़ा था। ठीक है, केमिस्ट्री वाला नहीं है, ये फिजिक्स वाला है। ठीक है, जबकि एनसीईआरटी में 2 मॉडल्स हैं, थॉमसन रदरफोर्ड, उसके बाद बोस। अब रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं जल्दी से। ओ माय गॉड, बायजूस की ब्रांडिंग होगी भैया। बायजूस की फोटो ली थी तो मुझे लगा क्रेडिट देना चाहिए भाई, जिसने भी बनाया होगा, है ना, जो भी बायजूस का जो भी सॉफ्टवेयर वो होगा, जिसने ये एनिमेटर होगा, जो भी डिजाइनर होगा, तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। चलो भाई, चलिए, सब्सक्रिप्शन तो कोई लेता नहीं है इसका, बट चलो फोटोज का यूज कर लें। चलिए, अब बात करते हैं भाई रदरफोर्ड ने क्या करा। रदरफोर्ड ने करा क्या एटम्स के बारे में। तो उसने कहा, उसने क्या किया, पता भी होगा थोड़ा सा, थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। उसने कहा अगर एटम की डिस्कवरी करनी है, एटम के बारे में जानना है, मान लो ये एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, तो उसने सोचा कि चलो कुछ इस एटम से रेस पास करने की कोशिश करते हैं। रेस मतलब अरे RAY, कौन सी रेस है, अल्फा रेस है। हाँ, अभी बात करेंगे। इट्स जस्ट लाइक सोचो कि आप इमेजिन करो, अगर आपके हाथ में कोई टॉर्च हो, ठीक है, आपके हाथ में कोई टॉर्च हो, ठीक है, आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखा, आप उसमें टॉर्च मार के देखते हो ना, क्या है, होता है कि नहीं होता। मतलब कोई भी चीज आपको, कोई अनोखी चीज, अजीब सी चीज दिखे, है ना, रात इमेजिन करो, एक रात है, बहुत मतलब सुनसान रात है, आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखा जो अजीब सा है, तो आप टॉर्च मार के देखोगे क्या है, क्या है, क्या है। कुछ कुछ वैसा ही सीन है, कुछ कुछ वैसा ही सीन है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, ये है गोल्ड फॉइल, ये है गोल्ड फॉइल भाई साहब, भप्पी लहरी है, ये है गोल्ड फॉइल। तो भाई चाहे गोल्ड फॉइल हो, चाहे आयरन की फॉइल हो, कोई भी फॉइल हो, आप इतना तो एज्यूम करोगे सारे फॉइल, कोई भी, हर मटेरियल में एटम तो होता ही है, तो इस गोल्ड फॉइल में ही एटम होगा। सर गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, इसका अपना रीजन है, जिसके डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है, बस मान के चलो गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, क्यों ली भाई, इसका मन था, पैसा ज्यादा था, अब इतना मान के चलिए, क्योंकि ये पूछा नहीं जाने वाला। ठीक है, तो उसके पास गोल्ड फॉइल थी, तो गोल्ड फॉइल्स में इनने क्या क्या, कुछ रेस पास करवाई। ये रेस थी अल्फा रेस। ये जो रेस थी, इस रेस को बोलते हैं हम अल्फा रेस। सर अल्फा रेस मतलब क्या होता है, अल्फा रेस मतलब क्या होता है, आज मैं तुमको ना, ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता, आपको बताना चाहता हूं। अल्फा रेस मतलब ऐसी रेस जो अल्फा पार्टिकल से भरी पड़ी हो, ऐसी रेस जो अल्फा पार्टिकल से भरी हो। ठीक है, अल्फा पार्टिकल से भरी हुई। सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूं, उसको याद रखिएगा। मेरे को बताओ अल्फा पार्टिकल क्या होता है। सर पता है सर, अच्छे से बताया सर। अल्फा पार्टिकल होता है डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, है ना, अल्फा पार्टिकल होता है डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। अभी एक एक करके बात करते हैं। मुझे आप ये बता सकते हो कि हीलियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हाट डू यू थिंक, कमेंट करके बताना जरा, कमेंट करके बताना, बिना देखे नेट पे हीलियम में कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। बहुत लोग गड़बड़ी करेंगे। तीनों बताओ, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, बहुत आसान है। 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सब कुछ 2-2-2 होता है हीलियम में, सब कुछ 2-2-2 होता है। अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली He2+। अल्फा पार्टिकल होता है He2+, मतलब इस अल्फा से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, मतलब आपका जो अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है He2+, मतलब आपके अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 0 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन दोनों निकाल दिए गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दोनों निकाल दिए गए, ये आपका अल्फा पार्टिकल होता है, इसको याद रखिएगा। तो उसने क्या भैया, अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से डाली, तो आपने देखा जैसे अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल से ऐसे डाला गया, रेस को डाला गया, तो देखा गया कुछ कैटरिंग हो गई, ये रेस फैल गई, ये रेस स्प्लिट कर गई, कुछ रेस इधर चली गई, कुछ रेस इधर, कुछ सामने गिर गई, कुछ इधर गिर गई, कुछ लेफ्ट चली गई, कुछ राइट चली गई, कुछ रिवर्स ही चली गई, जैसे ये ऑलमोस्ट रिवर्स ही चली गई। तो उसने ये देखा कि इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि भैया रेस गई और जैसे गोल्ड फॉइल पे टकराई वो फैल गई, वो ऐसे नहीं हुई कि भाई लीनियरली जा रही और लीनियरली टकरा गई, ऐसा नहीं हुआ, वो स्प्लिट कर गई, वो फैल गई। तो ये चीज थोड़ी सी अजीब लगी। और ये क्या, ये डिटेक्टर क्या है, ये डिटेक्टर बेसिकली, चलो केमिस्ट्री में थोड़ा जा रहा हूं, ये ZNS है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है बेसिकली। तो क्या जो होता है ना, जहां जहां पे वो अल्फा रेस टकराती है
वहां पे ग्लो ग्लो आ जाता है स्क्रीन पे। जैसे ये स्क्रीन है तो यहाँ पे आप देखोगे ग्लो आ जाएगा। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पे ग्लो आ गया, ग्लो यहाँ पे ग्लो आ जाता है, ठीक है। ये ZNS की होती है, ठीक है। ग्लो मतलब वहां पे आपको स्पॉट्स दिख जाएंगे, ठीक है। ये ZNS की सरफेस है, तो जहां जहां अल्फा रे स्ट्राइक करती है तो वहां पे ग्लो आ जाता है। तो इससे उसने ये डिटेक्ट कर लिया, उसने ये चीज कंक्लूड कर ली कि अल्फा रेस अगर सीधी जा रही थी तो सारा ग्लो तो सीधे ही आना चाहिए था। यहां कैसे आ गया, यहां कैसे आ गया, मतलब स्प्लिट हुआ होगा। ये थोड़ा सा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। तो भैया इस वही चीज है, वही फोटो है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल एमिटर, अल्फा पार्टिकल एमिटर जो है, सर ये एमिटर क्या है, अल्फा पार्टिकल एमिटर क्या है, अभी बात करते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं। अभी मान के चलो ये एक एमिटर था जो अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेस प्रोड्यूस करा था। वही चीज है गोल्ड फॉइल डिटेक्टिंग स्क्रीन, मैंने बता दिया। सर ये क्या है, अभी इसके ऊपर आएंगे, अभी उसके ऊपर आएंगे। तो उसने ये चीज एक्सपेरिमेंट करके देखा और फिर उसने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करे। इसने फिर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करे, आपको बताता हूं। पहले थोड़ी सी इसका रिसर्च वर्क देख लें जो एनसीईआरटी में गिवन है। रिसर्च वर्क देख लें। पहला कि जो अल्फा पार्टिकल्स जो एमिट करे गए थे वो इससे एमिट करे गए थे। BI रेडियो एक्टिव सोर्स है ये। व्हाट इज BI? BI क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं, बिस्मथ बोलते हैं, बिस्मथ बोलते हैं, मुझे नहीं पता भाई, बस याद है मेरे को। BI क्या होता है, बिस्मथ या बिस्मथ जो भी, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से अल्फा पार्टिकल्स, ये जो एमिटर था, एमिटर ये वही है, BI है ये, BI। बिस्मथ बोल लो या बिस्मथ बोलो, जो भी बोलो। अभी इस पे हम आए नहीं है, अभी हम इस पे आए नहीं है, अब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ओके। तो ये था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपका। तो इससे थोड़ा सा इसका रिसर्च वर्क देखिए कि इसने रिसर्च क्या करी। इसने यहां पे इस ग्राफ बना हुआ एनसीईआरटी ग्राफ से, समझाने की कोशिश करता हूं। ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी, रिसर्च करते हैं। देखो इसने क्या लिखा हुआ है, स्कैटरिंग एंगल इन डिग्रीज, और यहां पे लिखा है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड। देखिए मेरी बात समझिएगा, इसने क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा मैथ्स है बट सिंपल एनालिसिस है। देखो स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री, स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री मतलब भाई जैसे ये रेस जा रही थी, ये रेस जा रही थी, ये बिल्कुल भी स्कैटर नहीं करी। थोड़ा सा जूम इन करें, थोड़ा सा जूम इन करें। चलो देखो, ये आपने एक चीज नोटिस करी कि ये थोड़ा स्कैटर कर गई, ये चीज थोड़ा स्कैटर कर रही है, ये रेस स्कैटर कर रही है। आपने चीज नोटिस करी, ये रेस स्कैटर कर रही है। अच्छा यहां पे ये जो रेस है, ये जो रे थी, ये स्कैटर बिल्कुल नहीं करी, सीधी आई सीधी गई। ये थोड़ी सी स्कैटर कर गई, ये और ज्यादा स्कैटर कर गई, ये और ज्यादा स्कैटर कर गई, ये तो बहुत ही ज्यादा उल्टा ही हो गई। सिमिलरली वही चीज इसके साथ भी कर सकते हैं। ये रेस थोड़ी स्कैटर हुई है, ये वाली बहुत ज्यादा स्कैटर, ये और ज्यादा स्कैटर, और ये तो ऑलमोस्ट उल्टा ही घूम गई। तो उसने यही ग्राफ प्लॉट करके देखा। तो उसने ये देखा कि मैक्सिमम, देखिए स्कैटरिंग एंगल 0, स्कैटरिंग एंगल 0 देखिए, मैक्सिमम पार्टिकल्स 10⁻⁷, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स देखो स्कैटर करे ही नहीं। स्कैटरिंग एंगल ऑलमोस्ट 0, मतलब स्कैटर करे ही नहीं। मैक्सिमम 10⁻⁷ पार्टिकल्स ऐसा हुआ कि वो जैसे सीधे आए और सीधे ही टकरा गए स्क्रीन पर, मैक्सिमम पार्टिकल्स। और जो स्कैटर कर गए, देखो जो 20 डिग्री स्कैटर कर गए वो इतने थे, जो 80 डिग्री स्कैटर कर गए वो इतने थे, जो 180 डिग्री स्कैटर कर गए वो इतने थे। तो वो देख रहा है कि मैक्सिमम पार्टिकल्स तो स्कैटर्ड थे ही नहीं, मैक्सिमम पार्टिकल्स तो स्कैटर्ड थे ही नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा, जैसे जैसे स्कैटरिंग बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे स्कैटरिंग बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम होते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो रेस बहुत ज्यादा स्कैटर करी है वो बहुत कम है, जो रेस बहुत ज्यादा स्कैटर करी वो बहुत कम है, जो रेस ऑलमोस्ट ना के बराबर स्कैटर करी वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इससे ने कंक्लूजन ड्रॉ किया। पहली लाइन जो बोलना चाहता हूं मैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। यहां से उन्होंने अपना एक रफ डायग्राम बना के देखा कि जो हमारा एटम है, अब जो लाइन पढ़वा देता हूं, पहले लाइन पढ़वा देता हूं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, रदरफोर्ड पता होना चाहिए, रदरफोर्ड के बारे में पता होना चाहिए और बोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि मैक्सिमम entire positive charge and almost entire mass of atom is concentrated at its center in a very tiny region of the order of 10⁻⁻⁵ meter called nucleus। एक एक करके बात करते हैं। तो भैया पहली चीज समझिएगा, इसको ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। उसने ये बताया अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, He2+, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है।
तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो डिफ्लेक्शन होगा पक्का वही कर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज ही कर रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट करता होगा। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उसने कहा कि जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पक्का बहुत छोटा होगा, क्योंकि मैक्सिमम रेस तो एज इट इज पास कर जा रही है। ठीक है, मैक्सिमम रेस, ये न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होगा क्योंकि मैक्सिमम रेस तो एज इट इज पास ही कर जा रही है, और जो रेस थोड़ा सा पास है वो कम डिफ्लेक्ट हुई है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ये देखा कि मैक्सिमम रेस तो या तो डिफ्लेक्टेड है ही नहीं, या तो बहुत थोड़ी सी डिफ्लेक्टेड है, या तो बहुत थोड़ी सी डिफ्लेक्टेड है। इसका मतलब ही होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटी जगह, बहुत कंडेंस्ड है, बहुत डेंसली एक जगह फंसा हुआ है, बीचों बीच। तभी तो मैक्सिमम पार्टिकल्स जो जा रही हैं, जो रेस जा रही हैं, वो अनडिफ्लेक्टेड ही है, वो अनडिफ्लेक्टेड ही है, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड है। और जो बेचारी अनफॉर्चुनेट रेस हैं जो बिल्कुल ऑलमोस्ट उसके बिल्कुल छूते ही निकल गई, वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई, वो आप देख सकते हो। और अगर एक पूरी टकरा गई उसके ऊपर, डायरेक्टली टकरा गई, तो वो बाउंस बैक होगी, तो पीछे चली गई। तो ये चीज थी, और ये स्कैटरिंग एंगल थीटा दे रखा है। तो आई होप पहला पॉइंट क्लियर होगा। तो उनने बेसिकली एटम के बारे में एक बढ़िया चीज बता दी कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है जो हाईली बहुत डेंस होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा। डेंस का मतलब है कि भैया बहुत छोटे में, बहुत कंसंट्रेटेड, बहुत छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, आई गेस यहां तक क्लियर हो गया होगा कि भाई और दूसरी चीज ने बताई जो एक्चुअल आप एटम में देख सकते हो कि भाई एंटायर मास जो एटम का होता है वो न्यूक्लियस में ही है, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स, वो जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तब हो चुकी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे पार्टिकल्स है, बहुत लाइट पार्टिकल्स है, और उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वही चीज है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो एक काफी हद तक इन्हें एक अच्छा स्ट्रक्चर दे दिया था। ठीक है, और जब टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वही टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए एटम को न्यूट्रल बोला गया। एटम पता चल गया था, एटम एक न्यूट्रल क्वांटिटी पता चल गया था, तो ने वहीं से बताया कि जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में उतना नेगेटिव चार्ज फैला होगा आसपास। और फोर्थ पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन फॉर रिवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। देखो क्या लिखा हुआ है, बता दे रहे, समझ लीजिएगा। मैंने ना बहुत बार इसको रिपीट किया अपनी क्लासेस में, फिजिकल वर्ल्ड में बताया था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कोई यूनिक फोर्स नहीं है। इसका मैंने बहुत चर्चा करी थी। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो यूनिक फोर्स नहीं होता। यूनिक फोर्स का मतलब क्या होता है? मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रीपिटल कोई अलग एक नया फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स एक्ट करता है सेंट्रीपिटल की तरह। ठीक है, कोई भी फोर्स एक्ट करता है सेंट्रीपिटल की तरह। इट्स लाइक सेइंग कि भाई भगवान नहीं है, बट ये इंसान मेरे लिए भगवान है, और किसी के लिए कोई और इंसान भगवान होगा, बट भगवान एक्चुअली में नहीं है। एग्जाम्पल ले रहा हूं वैसा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली में कोई यूनिक, कोई अलग कैटेगरी ऑफ फोर्स नहीं है, बट एक फोर्स एक्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। ठीक है, ये हमने फिजिकल वर्ल्ड में इसके बारे में बातें करी थी, देख भी सकते हो। चलो, तो उसने बताया कि जब भी अच्छा, सेंट्रीपिटल कब चाहिए होता है? जब ऑब्जेक्ट को घूमना होता है। जब भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है किसी के अराउंड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है? कोई दूसरा फोर्स एक्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो उसने ये बताया कि बीच में रहा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज और यहां नेगेटिवली चार्ज है। तो उसने बताया जो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही एक्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल की तरह, जिसकी वजह से ये बार बार रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं हुई। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, इससे मैं थोड़ा सा जो कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस है और थ्योरी क्लियर हो जाएगी इससे। ठीक है, थॉमसन और रदरफोर्ड के बारे में, क्योंकि इसमें दोनों यही मॉडल्स हैं हमारे फिजिक्स एटम्स में। तो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। द साइज ऑफ एन एटम इन थॉमसन मॉडल्स। आपको कुछ फैक्ट्स ही लगेंगे यार, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, बस एक स्टोरी है ना, ये स्टोरी थी। तो भैया उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, हालांकि अब तो हम वैलिड नहीं रह गए, तो बस इसको एज अ पार्ट ऑफ थ्योरी मान के चलो कि हाँ ये है। साइज ऑफ एटम इन थॉमसन मॉडल इज डैश द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल। देखो, दोनों ने एटम का साइज सही प्रेडिक्ट किया था, तो थॉमसन और रदरफोर्ड को मिलते हैं यहाँ 1 मार्क्स। तो इनका आंसर है नो डिफरेंट। ठीक है,
तो मतलब ऑलमोस्ट इनका सेम ही साइज माना गया था, थॉमसन और रदरफोर्ड ने सेम ही एटम का साइज माना था। फिर बी पार्ट पे आते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स, in the ground state of dash electrons are in stable equilibrium while in dash electrons always experiences a net force। देखिए इसका आंसर है थॉमसन का जो मॉडल था, थॉमसन का मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, वो वाटरमेलन के सीड्स की तरह थे। अब तुम ये बताओ वाटरमेलन के सीड्स के हिलते डुलते रहते हैं क्या? हिलते तो है नहीं, वही रखे रहते हैं। तो वही उसने बताया, थॉमसन ने बोला भाई मेरे इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह है, रेस्ट पे हिलते हिलते नहीं है ये। तो मतलब उसने कहा कि इक्विलिब्रियम पे, तो थॉमसन ने बोला इक्विलिब्रियम पे, वेरास रदरफोर्ड ने बोला भाई मेरे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं मतलब इनको कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, कांस्टेंट फोर्स लगता रहता है। तो इसका आंसर हो गया रदरफोर्ड। अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन dash is doomed to be collapsed। Okay, इसका मतलब क्या हुआ? what do you mean by classical atom? एक्चुअली फिजिक्स दो टाइप की होती है, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। मेरा आईआईटी में फिजिक्स में था ये एक चैप्टर था क्वांटम फिजिक्स के बारे में। भाई साहब हमारे जो प्रोफेसर थे वो आईआईटी बॉम्बे के थे, पता नहीं क्या था वो, मतलब ऐसा था जिंदगी में वो जो क्वांटम फिजिक्स वाला मेरा आईआईटी में जो क्लास थी, उससे ज्यादा कुछ मैंने रटा नहीं होगा। एज इट इज कुछ नहीं पता क्या है, बस रट के छापा और मार्क्स भी अच्छे मिल गए। तो भाई क्वांटम फिजिक्स क्या होती है सच्ची होता भाई, हम इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। कोशिश करी थी आईआईटी में समझने की, समझ आया नहीं था, बहुत अजीब था। ठीक है, तो देखो क्लासिकल एटम क्या होता है। देखो एक एटम जिसमें सारे के सारे क्लासिकल फोर्सेस लग रहे होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल फोर्सेस सर? भैया क्लासिकल फोर्सेस वो सारे फोर्सेस है जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हो, 11वीं 12वीं के सारे फोर्सेस हैं क्लासिकल फोर्सेस। ठीक है, जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना 11th 12th में, ये क्लासिकल फिजिक्स। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो ये क्लासिकल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्लासिकल फोर्स है। एक आता है क्वांटम मैकेनिक्स। इस रदरफोर्ड ने कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स का कोई भी पोर्शन नहीं लिया था, सिर्फ वो क्लासिकल थ्योरी ली थी। भैया रेवोल्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब यूज किया था। थॉमसन मॉडल तो और भी बहुत पुराना था। थॉमसन मॉडल में तो वो कोई फोर्स मानता ही नहीं था, वो तो कहते थे कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, मतलब एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, बस रुके हुए हैं, रेस्ट पे है। तो इसका आंसर रदरफोर्ड है कि रदरफोर्ड ने क्लासिकल एटम बनाया था, मतलब उसमें क्लासिकल फोर्सेस का यूज किया। थॉमसन वाज मच ओल्डर देन दिस। अब बात करते हैं डी की। एटम ऐसा, अब इस पॉइंट से मैं उस ग्राफ को समझाना चाहता हूं। अ एटम हैज अ नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश बट हैज हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश। देखो जी ग्राफ देखिए हुआ क्या। जो आपका थॉमसन ने ये बोला कि भैया जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा फैला हुआ है यूनिफॉर्मली मतलब कि भैया इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, इक्वली प्रोटॉन्स हर जगह इक्वली, थोड़ा इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस हिसाब से अल्फा रेस आराम से पास कर जानी चाहिए। क्यों सर? देखो यार समझो बात को, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यार, एक प्रोटॉन अगर अकेला होगा ना, छोटा सा प्रोटॉन है, वो एक बड़े से अल्फा रेस को रोक ही नहीं पाएगा। चाहे वो कितनी पास से क्यों ना पास कर जाए, बहुत नजदीक से पास कर जाए, फिर भी वो डिफ्लेक्ट ज्यादा कर नहीं पाएगा। जैसे होता है ना आपके सी में, समुंदर में जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, अगर कोई वेल आती है और छोटी मछलियों को खतरा लगता है, तो छोटी मछली तो कुछ कर नहीं सकती, तो छोटी मछलियां एक साथ आ जाती हैं और डराने की कोशिश करती हैं। कुछ वैसा ही है कि अगर एक प्रोटॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो रोक नहीं पाएगा। अगर सारे पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंडेंस हो गए, तब वो एक अल्फा पार्टिकल को बढ़िया तरीके से डिफ्लेक्ट कर देगा। तो यही हुआ कि थॉमसन के अकॉर्डिंग तो भैया सारे छोटे छोटे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली चार्ज इधर है, इधर हर जगह है। छोटी छोटी मछलियां, कोई छोटी मछली इधर है, कोई छोटी मछली इधर है, कोई छोटी मछली इधर है, तो वो अल्फा रे को रोक ही नहीं पाएगी। तो सारी की सारी अल्फा रेस पास कर जानी चाहिए। रदरफोर्ड ने बोला था नहीं भाई, सारी छोटी मछलियां एक ही जगह है, अगर इनके इलाके में घुसोगे तो घुस पाओगे नहीं, है ना।
तो वही था। तो इसने सोचा था कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसने कहा नहीं, रदरफोर्ड ने कहा इट इज हाईली नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक जगह सारा का सारा मास हो गया, एक जगह सारा का सारा मास हो गया, और बाकी जगह ऑलमोस्ट निल, जीरो। तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन आपका क्या था, थॉमसन, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म इन रदरफोर्ड। अब बात करते हैं ई पार्ट की। पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम possesses मोस्ट मास इन, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम possesses मोस्ट मास इन। मेरी बात समझना, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। दोनों ने एक चीज सही प्रेडिक्ट कर दी थी, दोनों ने सही चीज प्रेडिक्ट कर दी थी। ये चीज एक्चुअली क्लियर पहले से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बारे में पता चली गया था। तो ने ये बहुत सिंपल सा चीज है, जब उनको पता चली गया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं, उनको ये चीज पहले ही पता चल गई थी, डिस्कवरी हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत लाइट होते हैं, और कंपेरेटिवली जो एटम होता है वो हैवी होता है। कंपेरेटिवली जो एटम होता है बहुत हैवी होता है। हालांकि न्यूट्रॉन्स के बारे में तब पता नहीं था, तो उनको ये फील हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन्स है बहुत हल्के और एटम है बहुत भारी, तो जो बचा हुआ प्रोटॉन है, बचा हुआ प्रोटॉन होगा वो बहुत भारी होगा। जो पॉजिटिवली चार्ज चीज होगी, जो भी पॉजिटिव चार्ज होगी, वो चीज लिखा हुआ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, जो पॉजिटिव पार्ट है वो सबसे ज्यादा मास प्रोसेस कर रहा है, जो कि ऑब्वियस है भाई, उनको पता नहीं था। रदरफोर्ड ने तब बताया था, रदरफोर्ड ने तब बताया था कि अच्छा हो सकता है न्यूट्रॉन, इसके बारे न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करी थी। खैर वो सब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, बट अभी के लिए बता रहा हूं, अभी के लिए बता रहा हूं कि ये चीज बहुत ऑब्वियस है। उन्हें देखा भाई एटम है, लेट्स एग्जांपल ले रहा हूं, एटम 1 किलो का है, फिर इलेक्ट्रॉन 10 ग्राम का है, इलेक्ट्रॉन 10 ग्राम का है, एटम 1 किलो का है। तो उन्हें सिंपली बता दिया, दोनों ने बता दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो मैक्सिमम मास पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा एटम का वो मैक्सिमम मास का होगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, बहुत ज्यादा आएगा नहीं तुम्हारे नीट में, आएगा नहीं, बट भाई वही चीज है ना, आपको बताना तो पड़ता ही है। यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा आपका आना क्वेश्चंस आपके उसमें नीट में। ठीक है, तो मैंने बता दिया ताकि क्लैरिटी आ जाए, ताकि क्लैरिटी आ जाए। ओके, अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये रदरफोर्ड से ही आया है, रदरफोर्ड के पार्ट है जिससे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, व्हाट डू यू मीन बाय, इसका मतलब क्या होता है क्लोजेस्ट अप्रोच। और क्या लिखा हुआ नीचे, क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ WPE, मतलब वर्क पर एनर्जी। वर्क पर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ये आता है क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। देखो भाई, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे भैया ये कोई लेट से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और एक पॉजिटिव चार्ज है ये, एक पॉजिटिव चार्ज है ये। मान लो इसको मैंने, ये पर्टिकुलर वेलोसिटी से आ रहा है, ये पर्टिकुलर वेलोसिटी से आ रहा है। आपको नहीं लगता कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। अब ये तेजी से, तेज वेलोसिटी से आ रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, बट क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो आए जा रहा है। देखो ये दोनों हाथ रिपेल कर रहे हैं, बट क्योंकि ये तेज वेलोसिटी से आ रहा है तो रिपल्शन तो हो रहा है, बट क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, वो क्या करे, वेलोसिटी इसके पास, वो आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो जितना पास आएगा रिपल्शन उतना तेज हो जाएगा, रिपल्शन उतना तेज हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद ये यहां तक आकर रुक जाएगा, उसके बाद पीछे चला जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो कि ये अल्फा पार्ट, जो अल्फा पार्टिकल छोड़ो, एक एक पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, आ रहा है, स्लो हो गया, स्लो हो गया, स्लो हो गया, हो गया, फिर वापस चला गया, फिर वापस चला गया, क्योंकि रिपल्शन हो गया। तो अभी तेजी वेलोसिटी से आ रहा था, 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 यहां तक आ गया, उसके बाद पीछे आने लगा। तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना मैक्सिमम पास आ पाया, उसके बाद तो फिर रिपल्शन से उसने भगा दिया। ठीक है, इसको आप बिल्कुल बहुत सारे एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे स्प्रिंग से समझ सकते हो। मान लो कोई चीज, कोई बॉल है, वो तेज वेलोसिटी से स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है, तो कंप्रेस तो होता जाएगा, बट एक टाइम के बाद वो बॉल रेस्ट पे आ जाएगी, उसके बाद बैक हो जाएगी, है ना, बैक हो जाएगी, ऐसा समझ सकते हो। या फिर इसको ऐसे एग्जांपल से भी ले सकते हो। मान लो कोई फैन है, ठीक है, कोई फैन है, कोई ऐसे पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है, ठीक है, ऐसे हवा दे रहा है, ऐसे हवा दे रहा है, और कोई हल्की सी बॉल आपने फेंक दी, हल्की सी बॉल आपने फेंक दी, तो बॉल जाएगी जाएगी जाएगी, फिर हवा लग के ऐसे पलट जाएगी। तो क्लोजेस्ट अप्रोच किया कि कितना नजदीक आ पाए ऑब्जेक्ट के, कितना नजदीक आ पाए ऑब्जेक्ट के। तो यही है, तो यही है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अल्फा और गोल्ड नहीं मानेंगे, हम कोई रैंडम मान लेते हैं कि भैया इसके पास
ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है Z1 मान लेता है, एटॉमिक नंबर Z1। सर एक चीज बताऊं, मुझे एटॉमिक नंबर मास नंबर समझ में नहीं आता। मान लो कोई एलिमेंट X है, एटॉमिक नंबर एक 27 है और एक है लेट्स से 50। व्हाट इज मास नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है भाई एटॉमिक नंबर ऊपर होता है, कुछ लोगों को लगता है एटॉमिक नंबर नीचे होता है। अरे बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है भाई। मास नंबर इज ऑलवेज द बिगर नंबर। मास नंबर, आपको थोड़ा सा पता है ना प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, नहीं पता बता देता हूं भैया। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है, जितने अगर 10 प्रोटॉन्स 10 न्यूट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स, तो मास नंबर 20। तो जो बड़ी क्वांटिटी होती है, जो बड़ी क्वांटिटी होती है वो मास नंबर है। तो सीनी खत्म ना, सीनी खत्म ना, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, जो बड़ा है वो मास नंबर है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये होता है एटॉमिक नंबर। ऑब्वियसली अगर न्यूट्रल एटम होगा, अगर न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो, अगर इसका एटॉमिक नंबर Z1 है तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा? अगर इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, देखो, क्या ये ZE होगा? Z1E होगा, Z1E, क्योंकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस ही होता है, वेयर E इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना, है ना। ई क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो ये प्लस ई है, मतलब प्लस वाला ई, प्लस ई मतलब माइनस वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन में प्लस ई होता है। तो इस पे चार्ज होगा प्लस Z1E। सिमिलरली इस पे चार्ज मान लेते हैं प्लस Z2E, प्लस Z2E। अब भैया इसमें हम वर्क पर एनर्जी लगाएंगे, वर्क पर एनर्जी लगाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। वर्क पर एनर्जी में ना एक कॉन्सेप्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बोले तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहती है कि किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का टोटल, अगर हम इन दो मासेस को एनालाइज करें, दो मासेस को एनालाइज करें, दो ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करें, तो इनका टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल सेम रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग जाए। सर कुछ समझ नहीं आया, वर्क बाय एनर्जी तो देखा नहीं आपने। आसान भाषा में बताता हूं, जिसने पहली बार लेक्चर देख रहा है वो ये कह रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की, सिस्टम का मतलब कि भैया जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इन दो मासेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इन दो मासेस का जो टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है ये कांस्टेंट रहने वाला है हर पॉइंट पे अनटिल एंड अनलेस कोई फ्रिक्शन लग जाए, कोई एयर रेजिस्टेंस लग जाए। अगर ये लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, वरना कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वही चीज किया है। तो हम क्या करते हैं, हम इनिशियली क्या मानते हैं? हम इनिशियली मानते हैं कि भाई इसके पास वेलोसिटी है, इस Z2E के पास Z2E वाला जो चार्ज है और ये Z1E वाला चार्ज है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर Z2 होगा, इसका एटॉमिक नंबर Z1 होगा। ये मानते हैं ये V वेलोसिटी से आ रहा है, ये V वेलोसिटी से आ रहा है और इनके बीच का डिस्टेंस है अभी बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, बहुत दूर है। ये मानते हैं। तो इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे और ये फिक्स्ड है, ये रेस्ट पे है और ये फिक्स्ड है, ये हिलेगा नहीं, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² प्लस 0, इसकी 0 है, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस क्या होता है? ये Q1 Q2 बाई R, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस। तो R क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। R होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो कि है इनफाइनाइट। तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा ना, एनीथिंग अबाउट इनफाइनाइट। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई? हाफ mv²। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। तो हर पॉइंट पे यही होना चाहिए। अब देखते हैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी आ गई, इनिशियली ये आ गई। अब मानते हैं पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज लेट से यहां पे आ गया, दिस इज द क्लोजेस्ट, ये मैक्सिमम पास आ चुका है। देखो ये पार्टिकल था, पार्टिकल आया, मैक्सिमम पास आ गया। अगर मैक्सिमम पास आ गया मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। नहीं सर समझ में नहीं आया।
अरे सोचो, अगर इस पॉइंट पे भी इसके पास वेलोसिटी होगी तो आगे नहीं बढ़ेगा भी, तो फिर मैं क्लोजेस्ट अप्रोच क्यों बोलूं? क्लोजेस्ट मतलब ये मैक्सिमम पास आ चुका है, इसके और पास नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? वेलोसिटी नहीं बची, स्पीड ही नहीं है, अब तो रुक गया, जीरो होगी वेलोसिटी। अगर होती तो आगे बढ़ता ना। तो क्लोजेस्ट अप्रोच में वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, अब वो पीछे भाग जाएगा, क्योंकि रिपल्शन हुआ तो पीछे भाग जाएगा। तो इस केस में बात करते हैं, इस केस में मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भैया, इसकी वेलोसिटी तो है ही नहीं, इसकी वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो इस बार इस पार्टिकल की, इस पर्पल वाले पार्टिकल की तो वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। ये तो ऑलरेडी रेस्ट पे था, जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q1 Q2 बाई आर, ये हो जाएगी। इस बार आर इनफाइनाइट नहीं है, आर तो फाइंड करना है, आर है, आर फाइंड, ओके एक सेकंड जरा, ये आर, इसको मैं आर नॉट बोल देता हूं, ठीक है, ये हमारा ये आर को हम इसको आर नॉट बोल देते हैं, क्योंकि यही आर नॉट है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है, यही आर नॉट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, के Q1 Q2 बाई आर नॉट, ये हो गई। और मैकेनिकल एनर्जीज ये और ये, मैकेनिकल एनर्जीज ये और ये सेम होनी चाहिए। अभी बात करी कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी से अभी हमने सिंपली देखा, तो हाफ एम बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर नॉट। तो आर नॉट क्या हो गया, के Q1 Q2 बाय एम बी स्क्वायर इंटू टू, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। देखो यार, मैंने बहुत एक्सप्लेन किया, इसलिए इतना टाइम लगा, बट उसके बाद आप बहुत जल्दी बता दोगे, बहुत जल्दी। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है भैया, इनिशियली हाफ एम बी स्क्वायर थी, हाफ एम बी स्क्वायर थी, है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर थी, तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, वही चीज हुई, सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। जिसने वर्क पर एनर्जी पढ़ा है उसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारी काइनेटिक कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल में, सारी काइनेटिक कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल में, ठीक है, के Q1 Q2 बाई आर में। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, बट अभी मैंने लॉन्ग वे से समझाया, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल था इसलिए समझाया। तो आपका जो आर नॉट आया वो क्या आया, 2K Q1 Q2 अपॉन एम बी स्क्वायर। Q1 क्या था, अरे एक प्लस Z1E था और एक Z2E था, सॉल्व कर लेना भैया। तो आर नॉट क्या हो जाएगा, 2K Z1 Z2 E स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर, ये आ गया आर नॉट। बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत मुश्किल नहीं था, मैंने लंबा किया तो आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलो जी, when an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards a heavy nucleus of charge Ze, यहाँ heavy nucleus का मतलब ही यही है, ये फिक्स्ड है जो मैंने बात करी। और मूविंग कौन सा, अल्फा पार्टिकल, तो वही है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिपेंड्स ऑन मास एस 1/m। याद आया क्या था, क्या निकला था, के Z1 Z2 E स्क्वायर अपॉन, ऐसा ही आया था ना, ऐसे कुछ करके आया था, एम बी स्क्वायर, ये ऐसे कुछ करके आया था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, खुद पढ़िए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, लिखा हुआ है, प्रोजेक्टाइल ऑफ अ चार्ज Z एंड मास m अप्रोचेस अ टारगेट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Z2 एंड मास m2। टारगेट न्यूक्लियस मतलब हमको ये अज्यूम करना ही पड़ेगा दोस्त, ये टारगेट न्यूक्लियस है, मतलब ये रेस्ट वाला है, ये फिक्स्ड है। जैसे जैसे उसमें गोल्ड फिक्स था कि नहीं था, जो अल्फा रेस आ रही थी वो मूव कर रही थी, बट जो गोल्ड फॉइल थी वो तो रेस्ट पे थी, वो तो रेस्ट पे थी। तो इसका आंसर देखो ए आएगा, सामने इक्वेशन से आप क्लियर कर लोगे। ऐसा एक क्वेश्चन और आया हुआ है, सेमी फॉर्मूले पे आया है, तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं बोर्स मॉडल के बारे में, अब बात करते हैं बोर्स मॉडल के बारे में। अब देखिए, बोर्स मॉडल समझने से पहले हमको एक दो पॉइंट हमको समझना पड़ेगा, पहले बता देता हूं। देखो इसका सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ था, इट इज डूम्ड टू कोलैप्स। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली अब थोड़ी सी एंट्री होती है, ये मूवी टाइप है। अब हमारे दूसरे हीरो लोग की एंट्री होती है। पहला है मैक्सवेल, पहला है मैक्सवेल, मैक्सवेल की इक्वेशंस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, मतलब मैक्सवेल जो पहले था, मैक्सवेल की और एक
प्लैंक की, मैक्स प्लैंक, दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, मैक्सवेल और प्लैंक। अब मेरी बात समझिएगा, मैक्सवेल ने ना एक थ्योरी दे रखी थी अपनी, बहुत मैक्सवेल ये सब बिग साइंटिस्ट एंड इसके जो भी थ्योरीज है सब सही है। तो मैक्सवेल ने एक बात रखी थी, मैंने ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया है, कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर वो एक्सलरेटेड है, उसके पास एक्सलरेशन है अगर, तो वो ईएम वेव्स, वो एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी कैसे रेडिएट करेगा? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी वो रेडिएट करेगा। तो मतलब कि अगर आप एक चार्ज को एक्सीलरेट करोगे ना, वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता रहता है, जिसके कारण उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ऑब्वियसली ये उसने बताया कि चार्ज पार्टिकल जब भी हिलेगा, एक्सेलरेट होगा, ठीक है, एक्सेलेरेशन होना बहुत जरूरी है, एक्सेलरेट होगा तो ईएम वेव्स जनरेट होगी, जो आप ईएम वेव्स में यही चीज पढ़ोगे, फिर से यही बोल रहा हूँ। ईएम वेव्स क्या होती है भाई? ऐसी वेव्स एनर्जी हो, हर वेव के पास एनर्जी होती है, सनलाइट के पास भी एनर्जी होती है, तभी तो हमको अच्छा लगता है, धूप लगती है, मजा आता है, गर्मी लगती है सर्दियों में, गर्मियों में तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये उसने बताया था। तो मैक्सवेल की ये एक थ्योरी थी, जिसके चक्कर में रदरफोर्ड मॉडल बिल्कुल गड़बड़ हो गया। उसने क्या बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया था भैया? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गोल गोल घूमते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से गोल गोल घूमते हैं। मेरे को आप होनहार बच्चों बताओ, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूमते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, कांस्टेंट स्पीड से घूमते हैं, मतलब जो इनकी स्पीड लेट से 10 मीटर पर सेकेंड से वो गोल गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से गोल गोल घूम रहा है। तो मेरे को बताओ, ये एक्सीलरेटेड मोशन है कि नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है? कमेंट करो जरा, ये एक्सीलरेटेड है, देखे तो कितने लोग कमेंट डिलीट करते हैं फिर। ये एक्सीलरेटेड है कि नॉन एक्सीलरेटेड है? टाइम स्टैम्प को लिख के बताना, ये एक्सीलरेटेड है कि नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दिस इज एक्सीलरेटेड मोशन। यस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है भैया। मैंने सर्कुलर मोशन में इसको समझाया है, याद रखिएगा। अभी मैंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी बोला था, फिर मैंने सॉरी बोला, क्यों? एक सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों ही कांस्टेंट नहीं होते, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सिमिलरली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होती है। एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, तो अभी ऐसा है, जब यहां पे होगा तो ऐसा हो जाएगा भैया। ये थोड़ा सा ना सर्कुलर मोशन का कुछ है पोर्शन इसमें, वरना आप यहां पे क्लियर कर सकते हो। पार्टिकल यहां होगा तो भैया एक्सेलरेशन ऐसे हो गया, तो देख सकते हो एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले लेफ्ट साइड है, अब एक्सेलरेशन डाउन साइड है, अब एक्सेलरेशन अप साइड है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो भैया ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन होती नहीं है। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से भी गोल गोल कोई घूमे तो वो भी एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। तो भैया इस हिसाब से ये एनर्जी रेडिएट कर देना चाहिए, इसे अपनी एनर्जी रेडिएट कर देनी चाहिए, ईएम वेव्स निकलनी चाहिए थ्रू आउट। ईएम वेव्स तो निकलती है नहीं, और एनर्जी रेडिएट अगर कर रहा है, करना ही चाहिए, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो इसकी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। तो धीरे धीरे स्लो हो जाना चाहिए, एनर्जी लो हो गई और जाके घुस जाएगा और डायरेक्टली कोलैप्स कर जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? कि गोल गोल घूम रहा है, एनर्जी बची नहीं। इट्स लाइक आप रेस में भाग रहे हो, आपको ग्लूकोज कम हो गया, एनर्जी कम हो गई, फिर धीरे धीरे गिर जाओगे, वही चीज हो गई। ये मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड मॉडल बिल्कुल खराब हो गया, बिल्कुल फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, क्योंकि भैया इस हिसाब से तो वो गिर ही जाना चाहिए। ये रही एक स्टोरी। फिर बात आती है प्लैंक्स की। प्लैंक ने ना एक बहुत बढ़िया थ्योरी दे चुका था। प्लैंक ने एक क्वांटम थ्योरी का थोड़ा सा इसने शुरुआत कर दी थी, क्वांटम मैकेनिक्स की इसने शुरुआत कर दी थी। इसने ये प्रूफ कर दिया था कि जो लाइट है, इसके अकॉर्डिंग ये जो लाइट है, मतलब ये जो बल्ब से आप देख पा रहे हो, जो मोबाइल से लाइट निकल रही है, या फिर सनरेस है, जो सन की सनलाइट है, ये सब जो भी कोई भी लाइट, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, जिनको फोटॉन्स बोला गया है, जो कि इनको बोला गया फोटॉन्स। ठीक है, ऐसे थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिक्स हमें लगा दी थी, बहुत ज्यादा हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे वो
एटम्स के बाद न्यूक्लियाई और बाकी जो डुअल नेचर पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। पर उसने ये बताया कि जो एक बड़ी सी जो बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट को अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी बहुत सारे फोटॉन्स है, बहुत सारे फोटॉन्स है, बहुत सारे फोटॉन्स है। ठीक है, फोटॉन्स देखो यार, फोटॉन्स, फोटॉन्स ये आप गड़बड़ कर सकते हो। फोटॉन्स का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, फोटॉन्स पे कोई चार्ज नहीं है, सिंपल। फोटॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, अभी इतना मांगे चलो, फोटॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, चार्ज बनाना सही नहीं रहेगा। फोटॉन्स के बारे में अच्छे से जानकारी शायद आपने 11th में ली होगी, वरना आगे चैप्टर में आएगा। ठीक है, डुअल नेचर में आएगा। अभी मान के चलो फोटॉन्स से बना, फोटॉन्स कुछ होते हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जेम्स होती है, जेम्स। मान लो कोई जेम्स है, ठीक है, जेम्स की कोई रेज है ना, रेज ऑफ जेम्स। समझ में आती होगी मेरी बात, आई गेस समझ गए। जो जेम्स खाते हो, सो उस टाइप के समझ लो, उस टाइप के जेम्स की तरह बहुत सारी एक लाइट रे है, उसको जूम किया तो बहुत सारे जेम्स से बनी हुई है ना, जो जेम खाते हैं हम लोग, खाने वाला 5 रुपए की आती थी, उस हिसाब से आप फोटोन समझ सकते हो। तो उसने ये बताया था, उसने ये मैक्स प्लैंक की ये उसने चीज बताई थी। ठीक है, और उसने एक पॉइंट ये बताया था, एक पॉइंट ये बताया था, और दूसरा पॉइंट इसने ये बताया था, प्लैंक ने बताया था, जिसका यूज भी होगा, कि जो एनर्जी होती है किसी भी लाइट की जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी से, वो प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी से। जिस लाइट की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। अच्छा, आप तो डॉक्टर और नीट वाले हो, आपने चीज सुनी है कि ज्यादा एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। आपने सुना है कि नहीं सुना? एक्सरे ज्यादा करवाना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो वो बहुत ही हाईली इनर्जेटिक, हाँ स्किन कैंसर वगैरह सब हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो हाँ बिल्कुल सही बात, जो आपने सोचा होगा मन में कि भैया वो स्किन कैंसर हो जाता है, सब होता है। क्यों होता है? क्योंकि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है इनकी, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जेटिक, इतनी हाई एनर्जी है, हो सकता है बॉडी में जाके कुछ रिएक्शंस कर दें। सेम चीज यूवी के साथ भी यही होता है, यूवी के साथ भी यही होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा रेस। गामा रेस जो हिरोशिमा नागासाकी में यूज कर लिया गया था, लोग कितने अजीब से हो गए थे। गामा रेस हाईएस्ट, बहुत हाई एनर्जी वेव्स, बहुत हाई एनर्जी वेव्स, स्किन पे लगा स्किन जल जाएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। और उसने रिलेशन दिया E इज इक्वल टू, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F है, तो E इज इक्वल टू HF। इसको न्यू भी बोल देते हैं, न्यू भी बोल देते हैं, ऐसा साइन दिखा देते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो E इज इक्वल टू H न्यू भी आपको लिखा होगा। ठीक है, न्यू मतलब, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि भैया ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, बस लिखने वाला चीज है। और H को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, H को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो उसने ये दो थ्योरी दी थी कि पहला लाइट फोटॉन से बनी होती है, लाइट फोटॉन से बनी होती है। ठीक है, फोटॉन्स के बारे में अच्छे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस मान के चलो जेम्स की तरह है, फोटॉन से बनी होती है। और दूसरी कि जो हमारा लाइट होती है उसकी एनर्जी डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर है? चलो भाई अब बात करते हैं बोर्स मॉडल की। ओके, तो बोर्स मॉडल की बात करते हैं। तो बोर्स मॉडल ने मैक्सवेल की बात सुनी, प्लैंक की बात सुनी, ये उसके बाद की कहानी है। ठीक है, बोर्स मॉडल मैक्सवेल और प्लैंक के बाद की कहानी है। तो बोर ने क्या बोला, उसने एक एटम बताया, उसने बताया कि जो भैया हमारा एटम है, बोर का जो मॉडल है, उसमें क्या होगा कि बीच में न्यूक्लियस होगा, जो वही चीज जो रदरफोर्ड ने बताया कि डेंसिटी पॉपुलेटेड होगा, डेंसिटी पॉपुलेट कह रहा हूँ, सॉरी, डेंस होगा। ठीक है, डेंस होगा, जिसमें सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इसी के अंदर भरे होंगे, बहुत डेंस होगा, छोटा होगा। और उसके अराउंड घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उसके अराउंड घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स में, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। ठीक है, ये उसने बोला। जैसे ये बोला, मैक्सवेल बाबा आ गए कि ब्रो माय थ्योरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कोलैप्स कर जाएगा, दैट। तो बोर ने वो सुना कि अच्छा हाँ यार, एक्सेलरेटेड पार्टिकल जो होता है वो एनर्जी रेडिएट करता है और वो कोलैप्स कर जाएगा। तो हमारे बोर चाचा ने क्या बोला, भग बे, नहीं करेगा, हम मेरे मॉडल में इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा रेडिएट। तो सिंपली उसने ये बोला, ये सच है। ठीक है, तो बोर ने क्या कहा कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, वो घूमेगा, एक्सीलरेटेड तो होगा बट रेडिएट नहीं करेगा, भग बे, रेडिएट नहीं करने वाला। ठीक है, तो यही चीज सबसे पहले हाइपोथेसिस से यही थी, जहां से तुमको हिंट मिलने वाली है कि क्यों गड़बड़ हो गया। हमारे बोर जी सैवेज, बिल्कुल सैवेज है।
ठीक है, सैवेज चाचा। चलो अब पहला पॉइंट पढ़ते, क्या इसके पोस्टुलेट्स थे, क्या इसके पोस्टुलेट्स है, जल्दी जल्दी समझते हैं। पहला कि भैया वही जो मैंने बताया, बोर्स पोस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में रिवॉल्व करते हैं और ये सब स्टेबल ऑर्बिट्स है विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी। कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, विच इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रिडिक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो मैक्सवेल की बात हो रही है कि वो रेडिएट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट्स होंगी ये फिक्स एनर्जीज की ऑर्बिट्स है, मतलब इस एनर्जी की ऑर्बिट, इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी। हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे एक होता है ना, जैसे बिल्डिंग में एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में ये चीज होगा, सेकंड फ्लोर में ये चीज होगा, वैसा वाला चीज है कि ये कहते ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, ऐसा वाला सिस्टम होगा ऑर्बिट्स में भी। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, जो एक जब से यूनिक पॉइंट था, उसने क्या बोला, बोर सेकंड पोस्टुलेट जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो क्या था, क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए। These postulates states that electrons revolves around the nucleus only in those orbits for which angular momentum is some integral multiple of h upon 2 pi। देखो भाई, ये चीज अभी इसको एज अ पोस्टुलेट है, इसको आपको बस याद करना पड़ेगा। ये चीज ना ग्रेविटेशन में थोड़ा सा हमने पढ़ रखा है। एंगुलर मोमेंटम, कोई पार्टिकल जब घूम रहा होता है एक ऑर्बिट में, ये न्यूक्लियस है, कोई पार्टिकल जब घूम रहा होता है एक ऑर्बिट में, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, वो होता है एमवीआर। तो उसने बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम एमवीआर होगा एक इलेक्ट्रॉन का, इट शुड बी, व्हाट इज एम, व्हाट इज वी, व्हाट इज आर, मास ऑफ रोटेटिंग जो भी घूम रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, एमवीआर। तो उसने बताया जो एंगुलर मोमेंटम है एमवीआर, इट इज अ मल्टीपल ऑफ n टाइम्स h अपॉन 2 पाई। इसको याद करना पड़ेगा। जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई है। n क्या है, n इज द ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर है आपका n। तो कहने का मतलब, एक सेकंड रुकिएगा, जरा रिकॉर्ड हो रहा है, आई गेस रिकॉर्ड हो रहा है भाई, चेक करते रहना पड़ता है, रिकॉर्ड नहीं होता तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। चलिए देखिए, तो मतलब कि आप समझना मेरी बात कि लेट से कि अगर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये ऑर्बिट है, ये दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसका एंगुलर मोमेंटम मतलब कितना होगा, 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। कोई भी जो भी इलेक्ट्रॉन्स है सबका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h अपॉन 2 पाई, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट है। अब सेकंड ऑर्बिट बनाते हैं। अब सेकंड ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनके एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई, क्योंकि इसका ये ऑर्बिट नंबर 2 है, तो n इंटू एच अपॉन 2 पाई। आई होप इट इज क्लियर। तो L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और n क्या है, वही ऑर्बिट नंबर। कौन से ऑर्बिट पे हो आप, थर्ड पोस्टुलेट क्या है, बहुत सिंपल पोस्टुलेट है यार। मान लो आपके नीट में मार्क्स आ रहे हैं लेट से 450, और बढ़ा देते, चलो 450 मान लेते हैं, और आपको मार्क्स चाहिए 550। तो व्हाट यू हैव टू डू, तुमको क्या 100 मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, क्या आपको 100 मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। 100 मार्क्स गेन करोगे तो आप 550 वाले लेवल पे आ जाओगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बस खत्म। तो वही चीज इसके साथ भी है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी है। ये है न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। अगर उसको फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना है, देखो जो ऑर्बिट जितनी ऊपर होगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अभी मैं एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता रहा, मान के चलो इसकी एनर्जी है, लेट से एग्जांपल दे रहा हूं, इसकी एनर्जी लेट से है -10 जूल्स। हालांकि बहुत वियर्ड है, ठीक है, कुछ और ही होती है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, -10 जूल्स की एनर्जी है, और इसको जाना है -8 जूल में। आपको एक चीज फील हो पा रही है, इसको 2 जूल की एनर्जी चाहिए होगी, मेरी बात क्लियर हो पा रही है।
तो इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर जाना है, ऊपर लेवल पे जाना है, तो उसको 2 जूल की एनर्जी चाहिए नहीं होगी क्या? और वो 2 जूल की एनर्जी मिल जाएगी तो चला जाएगा, ठीक है। और अगर उसको नीचे आना है, बहुत सिंपल है, उसको नीचे आना है, अगर अब -8 जूल से उसको वापस -10 जूल में आना है, तो जो एनर्जी ली थी वो देनी पड़ जाएगी वापस। यहां से देखो, यहां से पहले पहले यहां से गया ऊपर, तो उसने पक्का 2 जूल एनर्जी ली होगी कहीं से, तभी तो उसको -10 से वो -8 पहुंच गया। -10 से वो -10 ये होता है, -9 ये होता है, -8 ऐसे होता है ना, तो -10 से 8 पहुंच गया तो उसने एनर्जी ले ली। अब -8 से वापस आ गया तो जो एनर्जी थी उसको हटानी पड़ेगी। -8 से 10 आता, उसको 2 जूल देनी पड़ेगी, अब 2 जूल ऐसे दे देगा। बहुत क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ऊपर से अगर नीचे आना है तो उसको जो एनर्जी उसने ली थी ऊपर जाने के लिए वापस देनी पड़ेगी उसको। अब यही एनर्जी हमको रेडिएशन के फॉर्म में दिखाई देती है, लाइट के फॉर्म में, है ना। रेडिएशन, रेडिएशन मतलब वही रेस के फॉर्म में दिखाई देती है, लाइट के फॉर्म में कह सकते हो। तो रेडिएशन के फॉर्म में यही 2 जूल दिखाई देती है, कि हमको एक रेडिएशन निकलता हुआ दिखेगा और रेडिएशन 2 जूल का होगा। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, अभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, अभी और बातें करेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई पूछे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मान लो, देखो मेरी बात समझना, हर के बारे में बात करनी है, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, तो वो कुछ एनर्जी रेडिएट कर देगा ना। देखो जैसे जैसे मान लो ये एनर्जी है ई इनिशियल, ठीक है। देखो ये E1 मान, अभी ई इनिशियल ई फाइनल नहीं बोलेंगे ताकि आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। एक्चुअली क्या आ रहा है मैं बता देता हूँ क्या ये ई इनिशियल ई फाइनल क्या है। देखो वो यहां से यहां गया, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो ऊपर चला गया, एनर्जी एब्जॉर्ब करी और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। इस प्रोसेस में तो कोई रेडिएशन नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी ये ले रहा है, अभी ये ले रहा है इसकी, जब ये देगा एनर्जी, जब ये देगा एनर्जी तब रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी ना, अभी तो ले रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं इस ऑर्बिट को हम ई इनिशियल बोल देते हैं और इसको हम ई फाइनल बोल देते हैं, क्योंकि हमको कंसर्न है जब वो नीचे आएगा, जब वो कंसर्न है जब वो नीचे आएगा। कब हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि जब वो नीचे आएगा तब देखते हैं। तो देखो जैसे इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे आया, ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे आया, उस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो उसने कुछ एनर्जी दे दी, कुछ एनर्जी दे दी। अब उस, अगर आपको रेडिएशन की एनर्जी तो पता ही है, रेडिएशन की एनर्जी तो पता ही है, जो डिफरेंस होगा लेवल्स में, रेडिएशन की एनर्जी पता ही है, ई माइनस ई एफ ही तो होगा, है कि नहीं। मान लो कि भैया कोई इंसान 100 जूल से 80 जूल आ रहा है, तो आपको क्लियर तो है ही है, जो डिफरेंस है एनर्जी का, जो डिफरेंस है एनर्जी का वही तो होगा 100 माइनस 80, 20 जूल का, तो वो तो क्लियर ही हो गया। तो इसकी रेडिएशन की एनर्जी तो पता है, जो डिफरेंस इन लेवल है, फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू से H एक कांस्टेंट है तो E बाई एच करके फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। ये थ्योरी थी। क्वेश्चन करिए, बताइए। इसका आंसर है सी, ग्राउंड स्टेट का मतलब समझ लेना, ग्राउंड स्टेट, अरे ग्राउंड फ्लोर, जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है, सबसे ग्राउंड फ्लोर क्या होता है, जो पहला फ्लोर एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर इज एक्चुअली आवर सेकंड फ्लोर, राइट। अगर तुम समझ पाओ, ग्राउंड फ्लोर ही होता है जो पहला फ्लोर होता है, फिर अगला फ्लोर को हम फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये h/2 क्योंकि ग्राउंड स्टेट में n इज इक्वल टू 1 होता है, जो सबसे पहला जो ऑर्बिट है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स एज्यूम्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड। देखो भाई, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, जब भी किसी चीज, ये जो n इंटू h/2 है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई चीज फिक्स्ड इंटरवल में, फिक्स मल्टीपल है किसी चीज का। देखो h/2 कभी ऐसा नहीं हो सकता, 2.5 इंटू h/2 नहीं हो सकता कभी, क्यों। n शुड बी इंटीग्रल नंबर, n शुड बी इंटीग्रल नंबर, n शुड बी लाइक 1 2 3 4, ऐसा नहीं 1.1 1.2 1.111 ऐसा कुछ नहीं, n इज 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा फिक्स नंबर होता है, कोई फिक्स नंबर ऐसा आता है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। कि फिक्स नंबर है, n 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, बीच में कुछ नहीं। जैसे जो आपका मॉल है वो भी क्वांटाइज्ड है, आपके मॉल्स में जो फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, 1.5 फ्लोर नहीं होता, वही चीज है। तो उसका आंसर वही है, वही ए दोनों का आंसर ए ही हो गया। ओके,
अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। मेरी बात समझना, इसको अभी आगे पढ़ेंगे। ये जो बोर थे, ये बोर थे, ये सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई थी, ये जो पूरा मॉडल था ये सिर्फ उसी एटम के लिए वैलिड था जिस एटम में एक इलेक्ट्रॉन हो, बस। अगर एटम में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इस मॉडल की फट गई। तो भाई ये तो क्या ही करें, ठीक है। तो ये आगे चल के भी पढ़ेंगे हम लोग कि ये बोर का मॉडल सिर्फ उसी कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स को वो सही प्रूफ करता है, बट उसी के लिए वैलिड है जिस एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जिस एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन हो। देखो जैसे हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सिंगल आयनाइज हीलियम एटम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट He प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, He प्लस में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ड्यूट्रॉन एटम, व्हाट इज ड्यूट्रॉन? ड्यूट्रॉन होता है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूटेरॉन क्या होता है? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सर व्हाट इज आइसोटोप? आइसोटोप वो होते हैं दोस्त, जैसे आइसोटोप वो होते हैं जैसे एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूट्रॉन में क्या होता है? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक न्यूट्रॉन आ जाता है। तो आइसोटोप से क्या होता है? मास चेंज हो जाता है। आइसोटोप्स क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं आइसोटोप से, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं आइसोटोप्स में। तो ड्यूट्रॉन क्या है? एक आपका आइसोटोप है, तो इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो सब में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हमारा आंसर, ये इनकरेक्ट आंसर है, दैट इज मतलब इसमें वैलिड नहीं होगा। तो डी इज आवर आंसर, क्योंकि एक नियॉन में ऑब्वियसली Ne प्लस, नियॉन में तो भाई बहुत ज्यादा होते होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? हीलियम के नीचे आता है नियॉन, तो वही ऑब्वियसली काफी ज्यादा होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नियॉन में, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो Ne प्लस में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? तो यहां वैलिड नहीं है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना ही करना है, वरना आप भूल जाइए इस चैप्टर को बिल्कुल, और बहुत आसान है। देखिए, जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स है, ठीक है, ये ऑर्बिट्स है। अभी बहुत सारी चीजें बतानी है मेरे को, ये ऑर्बिट्स है। तो हर ऑर्बिट का रेडियस तो होगा, हर ऑर्बिट का रेडियस तो होगा। और आप देख सकते हो ऑर्बिट, आप जितना दूर जाओगे, जो आपकी लेट्स से थर्ड ऑर्बिट है उसका रेडियस और ज्यादा है कि नहीं? फर्स्ट ऑर्बिट उसका रेडियस और कम है। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। जो पहली ऑर्बिट है वो पास है, जैसे जो फर्स्ट फ्लोर होता है वो पास नजदीक होता है, 7th फ्लोर ऊपर होता है, वही चीज है। तो हर ऑर्बिट के अपना एक रेडियस होगा, और हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है, और हर ऑर्बिट की अपनी एक वेलोसिटी है। ये याद रखिए, अभी याद करिए। हर ऑर्बिट का एक रेडियस तो होगा, क्लियर है, बट हर ऑर्बिट के पास एक फिक्स्ड एनर्जीज है, और हर ऑर्बिट के पास एक फिक्स्ड वेलोसिटी है। मतलब अगर आप इस ऑर्बिट में हो, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। एक ही ऑर्बिट में 2 डिफरेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती। इसका रीजन भी है भाई, बहुत सिंपल सा रीजन है, बहुत सिंपल सा रीजन है। मान लो ये एक ऑर्बिट बनाई मैंने यहां पे एक ऑर्बिट बनाया, ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। इमेजिन करो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज हो, तो ये लड़ नहीं जाएगा इससे, है कि नहीं? अगर ये टकराने लग जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज हो, ये बहुत स्लो घूम रहा है, ये तो ऐसा आएगा, ओ चाचा अटक गया, टकरा जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा तो होता नहीं, तब अनस्टेबल हो जाएगा एटम। तो हर ऑर्बिट पे क्या होता है? फिक्स वेलोसिटी होती है। इसको आप, और एक और चीज बता देता हूं, ऑर्बिट जितनी दूर होती है, वेलोसिटी उतनी कम होती है। ऑर्बिट जितनी दूर होती है उतना ही स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसको आप उससे भी इमेजिन कर सकते हो, आपके सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में जो मरकरी है, सोलर सिस्टम में सबसे पास मरकरी होता है। तो सोलर सिस्टम में जो मरकरी है वो बहुत जल्दी जल्दी घूमता है, वो 88 या 90 डेज में एक साल कंप्लीट कर लेता है। लेकिन प्लूटो, जुपिटर, नेपट्यून, यूरेनस, ये बहुत दूर है सन से, और इनका एक साल बहुत बड़ा होता है। प्लूटो का एक साल में आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और एक साल नहीं आएगा प्लूटो में, ठीक है। तो ये चीज आप उससे कंपेयर कर सकते हो, प्लेनेट से भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे मार्स अर्थ से नजदीक, मतलब अर्थ से पहले आता है, मार्स अर्थ से पहले आता है, तो मार्स में एक साल छोटा होता है, क्योंकि वो तेज घूमता है, वेरएस
अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, ये सब और स्लो स्लो स्लो, प्लूटो तक जाते जाते बहुत स्लो। तो जो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा वो उतना ही स्लो घूमेगा, वेरास नजदीक वाला बहुत तेजी में घूमेगा, वो ऐसे करेगा तेजी में। क्लियर है? क्लियर है? तो अब आपको ये फॉर्मुलेस तो याद नहीं करने, फॉर्मुलेस याद नहीं करने, आपको ये याद करना है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाय N। ये चीज याद रखना है। बेटर वे ऐसा है, बेटर वे ऐसा याद करना है, R इज इक्वल टू R नॉट एन स्क्वायर बाय Z, ऐसे याद करो। V इज इक्वल टू V नॉट Z बाय N, ऐसे याद करो। सर व्हाट इज R नॉट, व्हाट इज Z नॉट, अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, ठीक है, अभी बता रहा हूं। चलो, और एनर्जी, एनर्जी क्या होगी? ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। बहुत सिंपल है, अगर आपको वेलोसिटी का पता है तो आप एनर्जी बता लोगे। एनर्जी क्या होती है? जैसे काइनेटिक एनर्जी से एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? वी स्क्वायर। तो अगर कोई चीज अगर वी प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन है तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो वही चीज है। तो आपको कायदे से तीन चीज तो याद करनी है, बट दो भी याद कर लोगे। अगर आर ओ जेड, आर ओ वी भी याद कर लोगे तो ई भी याद हो जाएगा। ये व्हाट इज जेड सर, व्हाट इज जेड? जेड होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। मान लो अगर आप एच ई प्लस की बात करो, एक इलेक्ट्रॉन तो है बट इसका एटॉमिक नंबर तो 2 है ना, तो ये जेड होगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, भले ये इलेक्ट्रॉन पक्का से बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट एटॉमिक नंबर तो 2 है एच ई प्लस का, है ना, Li2 प्लस। इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक ही है बट एटॉमिक नंबर इसका 3 है। ठीक है, तो वह चीज हो गया एटॉमिक नंबर। एन हो गया ऑर्बिट नंबर, एन हो गया ऑर्बिट नंबर, क्लियर, एन हो गया ऑर्बिट नंबर। अब देखिए आपको ये याद होना चाहिए, आर नॉट वी नॉट जेड नॉट, आर नॉट वी नॉट जेड नॉट आपको याद होना चाहिए। ई नॉट तो भूलना ही नहीं है, ई नॉट तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, और एनर्जीज पहले बता दो, एनर्जीज आपकी होंगी, हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हर हर एनर्जी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑर्बिट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो देखिए, तो ई जो होगा, ये पहला मैं आपको पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करवाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करवाता हूँ। वो है जो एनर्जी है वो होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जो कि एनर्जी है वो है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। देखिए मेरी बात समझिएगा, चीज समझ में नहीं आई, चीज समझ में नहीं आई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भैया ये कांस्टेंट है, ई नॉट एक कांस्टेंट है, ई नॉट एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट है। अब ये आपको सर याद करना है, मैंने क्या बताया भैया, एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी हर ऑर्बिट में वो क्या होगी? उसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होने वाली है। इसको तो पहले याद करना है। अब मेरा पहला क्वेश्चन सुनिए, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेरे को बताओ एक हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी? मैं बताया था हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है, तो एक हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, तो भैया हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में तो भैया सिंपली जेड तो 1 ही होता है। अबे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, तो हाइड्रोजन एटम का जेड तो 1 हो जाएगा। तो एनर्जी क्या हो जाएगी? -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और एन कितना होगा? 1। फर्स्ट ऑर्बिट एन कितना होगा? 1। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, चलो एक क्वेश्चन और, एक टफ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ये याद होना पड़ेगा, ये कॉन्स्टेंट सारे याद करने भैया। एनर्जी का तो भूलना ही नहीं है। चलो रेडियस और वेलोसिटी भूल जाओ चल जाएगा, एनर्जी तो भूलना ही नहीं है, फांसी हो जाएगी आपको पता है। आपने वहां नीट का पेपर में आप ये भूल गए, आपको वहीं फांसी की सजा, पूरा ऐसा हो जाता है। चलो अब देखिए, अब मान लो मैं पूछूं एक हीलियम He प्लस है, ठीक है, He प्लस क्यों ले रहे हो सर? He प्लस क्यों ले रहे हो, हीलियम क्यों ले रहे? अरे हमारे बोर का इतना वो है, फटीचा सा मॉडल है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए चलता है ये। ठीक है, He प्लस तो He प्लस होगा, He प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो He प्लस के लिए मेरे को बताना है, He प्लस के लिए बताना है कि सेकेंड ऑर्बिट की क्या एनर्जी है, सेकेंड ऑर्बिट की क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है। तो भैया एनर्जी क्या होती है? 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इसको याद करना है, ये तीन चीजें याद करनी है। एनर्जी का होता है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, वेलोसिटी का जेड बाय एन, रेडियस का एन स्क्वायर बाय जेड,
इसको भूलना ही नहीं है, वरना फांसी। फांसी की सजा है इसको भूलने पे भाई, फांसी मत हो जानी चाहिए आपको, फांसी नहीं होनी चाहिए भाई। इसको याद ही करना, एनर्जी रेडियस वेलोसिटी का पैटर्न भूलना ही नहीं है। पेपर में लिखिए, 10 बार लिखिए, याद करिए। बताइए एक हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, और एन में कितना हो जाएगा? 2। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? सॉरी, यहाँ पे माइनस माइनस में लिखा है ना भैया हर जगह। यस यस, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। अभी बात करेंगे सर एनर्जी माइनस में क्यों होती है, हर ऑर्बिट हर लेवल की बात करते हैं। -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, -13.6 जेड कितना है? 2 अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -13.6/2। ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। ठीक है, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा भैया? मैथमेटिशियन लोग बताएं जल्दी से। तो हो जाएगा 636 612 16 8 6.8, राइट? 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ हीलियम He+, He+ एटम का जो सेकेंड ऑर्बिट का जो होगा, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी होगी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर नेगेटिव क्यों होती है हर ऑर्बिट की एनर्जी? कितनी बार बात इसके बारे में डिस्कशन किया ग्रेविटेशन में। नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है कि वो चीज ट्रैप्ड है। कभी भी कोई भी चीज अगर ट्रैप्ड हो, ट्रैप्ड इन द सेंस, तुम देखो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ट्रैप्ड, एक बाउंडेड है, ये बेचारा घूमे पड़ा। इसके बाद अगर मैं इसको कोई अलग से एनर्जी नहीं दूंगा, ये ट्रैप्ड है एक ऑर्बिट में, घूमे जा रहा है। जैसे हमारी अर्थ एक ही बिलियन ईयर से हमारी अर्थ घूमे जा रही है, एक ही ऑर्बिट पे घूमे जा रही है, क्योंकि हमारे अर्थ की एनर्जी भी नेगेटिव है। जी हाँ, अभी तुम्हारी और मेरी भी एनर्जी नेगेटिव है, हम भी ट्रैप्ड है अर्थ पे। अगर हमारी टोटल एनर्जी देखी जाए तो मैं नेगेटिव ही है। इसके बारे में बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन में चर्चा करी है, ठीक है। अब यहां पे बस ये मान के चलो, जब भी किसी सिस्टम की, जब भी किसी पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव होती है, मान के चलो वो ट्रैप्ड है, मतलब वो एक ही काम बार बार करता रहेगा। सर समझ में नहीं आई ये बात? ग्रेविटेशन पढ़ना समझ में आएगी आपको, ये जो मैं चीज बोली है, ठीक है। बट अगर थोड़ा समझ में आ गया तो इनफ है, इतना इनफ है। अब जल्दी से जैसे जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे वैसे रेडियस ऑफ वेलोसिटी के सेम फंडे, इसमें भी तो NOZD है, वही चीज है कि अगर मैं पूछूं हीलियम का, सॉरी हाँ चलो हीलियम का पूछ लिया, हीलियम नहीं कुछ और पूछते हैं, लिथियम Li2+ का बताओ थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? R0, अभी R0 के लिए बताऊंगा, अभी R0 के टर्म्स में बताओ कितना होगा। R0 के टर्म्स में R क्या होगा? R0 N क्या है? 3, और एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम क्या होता है? 3 स्क्वायर बाय 3R हो जाएगा, 3R0 हो जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी का भी अपने आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, वेलोसिटी का अपने आप निकाल लोगे। सेम ऐसे फंडे है। सर व्हाट इज R0? देखो R0 की वैल्यू होती है, अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, 0.529 इसके अराउंड कुछ रहती है, एंगस्ट्रॉम के अराउंड रहती है। सर ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा रफ आइडिया ले ले यार, इसको 0.53 के अराउंड याद कर ले, अपने आप सही रहेगा। इसके अराउंड याद करें, 0.53 एंगस्ट्रॉम। हालांकि और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ये V0 क्या होता है? V0 क्या होता है? ये होता है C/137। जो V0 होता है ये होता है C/137, मतलब 3 × 10⁸ अपॉन 137। ये करीब करीब आता है 2.19 × 10⁶ के अराउंड आता है, मीटर पर सेकंड के अराउंड आता है, ठीक है। सर ये तो याद ही नहीं होने वाला इस जन्म में मुझसे। देखो भाई मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आपको R0 और V0 लेट से नहीं याद है तब भी चल जाएगा। आपको R0 और V0 नहीं याद तब भी चल जाएगा। आपको E0 याद होना बहुत जरूरी है। पहले E0 याद कर लीजिए, उसके बाद R0 और V0 याद कर लो। पहले E0, R0 V0 नहीं भी याद आएगा तब भी चल जाएगा, बट E0 नहीं भूल सकते, E0 नहीं भूल सकते, ठीक है। E0 नहीं भूल सकते, E0 नहीं भूल सकते। चलो भैया अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रिलेशन बिटवीन टोटल काइनेटिक एंड फाइनल एनर्जी। इसे ग्रेविटेशन में बताया था, सेम फंडा यहां पर भी है, सुन लेना भाई बहुत अच्छे से। भैया इतना तो क्लियर कर लीजिए, जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है टोटल एनर्जी। K.E मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये होती है। ये तो सभी को पता है। अब एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, एक टर्म और याद कर लीजिए भैया, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी है, वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होती है, ठीक है। इसमें से कोई भी एक भी याद होगा तो बाकी डिराइव कर लेंगे। मैं
ये याद करता हूं, मैं ये याद करता हूं। और इसको और भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको कोई एक टर्म याद करना है, आपको कोई एक टर्म याद करना है, कोई एक टर्म याद करना है। जैसे ये याद कर लिया आपने, उसके बाद अपने आप डिराइव कर लो। उसके बाद तुम देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी माइनस और टोटल एनर्जी है तो आराम से आप पुट करके फाइंड नहीं कर लोगे। आपको बस एक, कोई भी एक फंडा, कोई भी एक याद कर लो, काम चल जाएगा। बट इसको भूलना नहीं है। एक क्वेश्चन करवाता हूं, एक क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे एनर्जी है, एक क्वेश्चन करवाता हूं। देखो, टोटल एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछा है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एक चीज तो मन में बिठा लीजिए, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों होती है? अरे यार, हाफ mv स्क्वायर करना दोस्त, मास नेगेटिव होता नहीं, और किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। कभी देखा है किसी का स्क्वायर क्या होता है? 25, 16। आपने देखा 2 का स्क्वायर 4 होता है। कभी देखा 2 का स्क्वायर -4? किसी ऑब्जेक्ट का स्क्वायर नेगेटिव होता ही नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो कैसे, मैंने जो पर्सनली याद किया भाई, जो टोटल एनर्जी होती है वही काइनेटिक एनर्जी, बस पॉजिटिव में। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वही वाली से पॉजिटिव में, तो +3.1 3.4। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इसकी डबल, नेगेटिव वाली, नेगेटिव के साथ इसकी डबल, तो -6.8। इसको तो याद ही करना है। इसको ग्रेविटेशन में बहुत अच्छे से समझाया था, सेम चीज बताई थी, बट वही चीज मैंने अभी रिपीट भी कर दी। देखो यार, आपको बहुत बेसिक फंडा आपको बताता हूँ, बहुत बेसिक फंडा बताता हूँ। देखो, टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बहुत बेसिक फंडा। टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है मेरे दोस्त, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। तो तुम देखो यार, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी तो उल्टा पॉजिटिव हो गई। क्या तुमको ये फील नहीं आ रहा कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही होनी चाहिए? अगर ये -5 है, ये -5 जूल है, उल्टा ये +10 जूल है, भाई इसको तो भारी भरकम नेगेटिव होना ही पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी को, है कि नहीं? तभी तो बेचारा टोटल एनर्जी नेगेटिव कर पाएगा, क्योंकि एक साथ ही तो उल्टा ही कर दिया, ये तो प्लस ही कर दिया उल्टा। तो पोटेंशियल एनर्जी को उल्टा होना ही पड़ेगा, नेगेटिव होना ही पड़ेगा। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो उससे आपको क्लियरिटी आनी चाहिए कि जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली वही होती है प्लस में, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी डबल होगी। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। और ये पहला शब्द तुम्हारे सामने निकल के आने वाला है जो ना जाने कितने एस्पिरेंट्स का नेगेटिव करवा चुका है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, ये चीज, ये दोनों वर्ड्स, ठीक है? एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। ना जाने कितने लोग का इसने -5 कराया होगा इस इकलौते शब्द ने। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, देखो भैया, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम -13.6। ये तो पता ही है, अरे होती यही है। देखो देखो देखो, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। E0 Z²/n²। E0 क्या है? E0 क्या है? देखो, अगर आप Z = 1 पुट कर दो, n = 1 पुट कर दो, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी देखो क्या होती है? E0 ही तो है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं? समझ में आई मेरी बात? तो ये तो पता ही है, ये तो भाई E0 की, इसने क्वेश्चन और इजी कर दिया कि आपको E0 दे रखा है। ये जो E0 है बेसिकली, अगर आपको थोड़ा सा, आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं, R = R0, ये जो क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, थोड़ा सा बताता हूं। R = R0 n²/z, V = V0 z/n, E = E0 z²/n²। इसमें से ये जो R0 V0 E0 है, ये पता क्या है? आप देखो, n = 1 पुट करो, z = 1 पुट करो, तो ये सब खत्म नहीं हो जाएगा? देखो, सब 1 1 हो जाएगा, सब 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा सब 1। ये क्या होगा? 1/1 1/1 1/1। तो आप देखो, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट जो R0 होता है ना, ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। जो V0 है, वो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट पे वेलोसिटी है। और E0 क्या है? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है कि नहीं? थोड़ा सा पुट करके देखो, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप n = 1 z = 1 पुट करो के देखो, तो ये चीज अपने आप सब 1 1 हो जाएगी, राइट? ये सब कट जाएगा, 1/1 1/1 1/1। तो बचेगा R = R0, V = V0, E = E0। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो इसका आंसर देखो कैसे करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, भैया ये चीज याद रखिएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर 2, n = 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा n = 3। ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर एक्चुअली पहला फ्लोर नहीं होता, पहला फ्लोर ग्राउंड फ्लोर होता है,
समझ रहे हो? फर्स्ट फ्लोर एक्चुअली में दूसरा नंबर का फ्लोर होता है कि नहीं, सबसे पहला जो नीचे वाला फ्लोर होता है वो ग्राउंड फ्लोर कहलाता है, उसके बाद फर्स्ट होता है, कि वही चीज है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? n इज इक्वल टू 2, और n इज इक्वल टू 1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो पहली एक्साइटेड स्टेट क्या आती है? n इज इक्वल टू 2। उसको याद रखना, बहुत लोग मिस करते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2। तो भैया n इज इक्वल टू 2 पे मैं अगर टोटल एनर्जी निकाल लूं तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, वो जो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू ई नॉट वाला, ये है टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये चीज याद रखिए। जो ई नॉट, ये जो ई नॉट वाला फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, तो एनर्जी क्या आ जाएगी भैया? 13.-13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड तो 1 ही होगा, तो -13.6 अपॉन 4, -13.6/4, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -3.4 आ जाएगा, आंसर -3.4 आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी का जस्ट प्लस, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट, मतलब काइनेटिक और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बस जो टोटल एनर्जी है, देखो ध्यान से देखो कैसे कैसे करेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लेट्स से अगर काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल, तो टोटल एनर्जी होती है -10 जूल। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही सिस्टम होता है कि नहीं होता? तो अगर तुम काइनेटिक अपन टोटल करोगे तो 1:-1 ही तो आएगा, 1:-1 ही तो आएगा, है ना। 1:1 तो आता नहीं, 1:-1 नेगेटिव है ना। एक टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो अगर टोटल एनर्जी 10 है तो काइनेटिक एनर्जी 10 है तो टोटल एनर्जी -10 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा है, स्पीड इलेक्ट्रॉन, देखो स्पीड, एनर्जी और रेडियस कैसे डिपेंड करता है? वेरीज विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ओके भैया, n एक्चुअली होता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है, बट आसान भाषा में ये ऑर्बिट नंबर है, ठीक है ना। तो इतना टेंशन मत लेना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बोलते हैं, लेकिन ये n एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम तब पढ़ते हैं जब हम क्वांटम मैकेनिक्स, जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्वांटम नंबर्स तब पढ़ोगे। अभी यहाँ पे n आपके लिए ऑर्बिट नंबर है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। जब ऑर्बिटल्स वगैरह पढ़ते हैं तब ये n आता है, तब उसको n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। यहाँ पे n मतलब ऑर्बिट नंबर ही है, तो टेंशन मत लेना, वही चीज है। तो भैया ये चीज आई गेस कर लीजिए, है ना। इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बोलो। इसका आंसर रेडियस तो n² वाला होता है, तो आई गेस इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका जो आंसर होना चाहिए डी, ठीक है। वेलोसिटी होती है 1/n होता है ना। और z, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका एनर्जी होती है, सॉरी, -13.6 Z²/n² होती है। ये खुद ही करना, खुद ही करना, ट्राई मार के देखना, इसका आंसर डी आएगा। द हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, मतलब ये n इज इक्वल टू 2 पे है, मतलब ये n इज इक्वल टू 2 पे फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, बहुत ज्यादा ये डुबाता है, -5 करवाता है। रेडियस कितना है, रेडियस बताना है। 4 टाइम्स इट्स ग्राउंड स्टेट, ट्वाइस, बहुत सिंपल है, r इज इक्वल टू r0 n²/z, ठीक है। हाइड्रोजन एटम तो Z1 ही होगा, तो r0 इंटू 2², तो r इज इक्वल टू r0 इंटू 4, 4 टाइम्स हो जाएगा। When a hydrogen atom is raised from ground state to excited state, both kind, ये अच्छा क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सुनना, हाइड्रोजन एटम इज रेज फ्रॉम टोटल ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। तो बताओ क्या करना है, मतलब एक ग्राउंड स्टेट से उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके गए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके गए, इसको ट्राई मानना, आई होप आप गलती करोगे, मुझे पूरा अंदाजा है। तो देखो ये लेट्स से ग्राउंड, मान लो ग्राउंड स्टेट था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक्साइटेड स्टेट में चले गए, लेट्स से n इज इक्वल टू 2 पे चले गए, n इज इक्वल टू 2 की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछता है यहां से यहां जाने पे, यहां से यहां जाने पे एनर्जी क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज। पहला मैं आसान भाषा में समझा सकता हूं। मैंने एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाता है, इलेक्ट्रॉन जितना अपने न्यूक्लियस से दूर जाता है उतना स्लो हो जाता है, उतना स्लो होता है। जैसे मैंने प्लैनेट्स का बताया था, प्लूटो लेता है पता नहीं कितने साल लेता है इतना, 1 साल कंप्लीट करने के लिए। हमारे ना जाने कितने 200-250 साल होंगे प्लूटो का 1 साल के बराबर, इतना स्लो चलता है प्लूटो, इतना स्लो चलता है प्लूटो। तो वही चीज है, तो काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हो डिक्रीज ही करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो करेगी नहीं, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज ही करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना दूर जाता है उतना स्लो हो जाता है। बट हम इसको दूसरे वे से भी समझा सकते हैं। देखो
आप नोटिस करिए टोटल एनर्जी -13.6 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 13.6 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसका डबल, मतलब कुछ हो जाएगा 27 अब इस ऑर्बिट पे देखो एक्साइटेड स्टेट n=2 पे देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आप देख पा रहे हो काइनेटिक एनर्जी 13.6 से 3.4 हो गई, 13.6 से 3.4 हो गई, तो डिक्रीज करी कि नहीं करी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की 27.2 -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -6.8, सर डिक्रीज कर गई, नहीं दोस्त, इसे इंक्रीज बोलेंगे, इसे इंक्रीज बोलेंगे। नेगेटिव साइन में कहानी उल्टी चलती है, नेगेटिव साइन में कहानी उल्टी चलती है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। -5 से कोई चीज -1 होती है तो उसको बोला जाता है इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, ये चीज याद रखिएगा भैया, ये चीज याद रखिएगा, ये पता नहीं 0 होता है 1 होता है 2 होता है -1 -2 -3, तो -3 से -1 गए तो आपने आप बढ़ गए, इंक्रीज हुआ। -3 से -1 होता है इंक्रीज, वेरएस 3 से 1 होता है डिक्रीज, तो नेगेटिव में उल्टा चलता है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी -27 से -6.8, न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे तो आपको लगेगा डिक्रीज हो रही है, 27.2 बड़ा नंबर है, 6.8 छोटा नंबर है, आप न्यूमेरिकली देखोगे, विद साइन देखना है, विद साइन होगा तो दिस विल एक्चुअली इंक्रीज, -27.2 नीचे आएगा, 6.8 -6.8 ऊपर आता है, तो नीचे से ऊपर गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ट्राई करेगा। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, ट्राई करके देखना, ठीक है, ठीक है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट इज En, थोड़ा ट्राई करके देखना, देखो -13.6 Z²/n² होता है। अब पूछा है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट का एनर्जी En है, ठीक है, तो En क्या हो गया, अगर Z=1 के लिए हाइड्रोजन एटम लिखा है, क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर nth ऑर्बिट, तो मतलब Z=1, n लेट से n ही कर दिया, तो ये हो जाएगा -13.6 1/n², तो En क्या हो जाएगा -13.6/n²। अब पूछा है वही सेम nth ऑर्बिट फॉर अ हीलियम एटम, मतलब आपका इस बार Z=2 है और वही n ही है, तो सॉल्व करके देखना, पक्का आंसर ए आएगा आपका। Which of the following parameters is same for all hydrogen like system and ions in the ground states? बहुत प्यारी चीज, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन। वो कह रहा है क्या चीज सेम रहेगी, क्या चीज सेम रहने वाली है फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स, मतलब चाहे हीलियम हो, He+ हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे Li+2 हो, ऐसा क्या चीज है जो सेम रहने वाली है ग्राउंड स्टेट में। सर रेडियस तो सेम ही रहता है, नहीं दोस्त, R=R0, ध्यान से देखिएगा, R=R0 n²/z। तुमने एक चीज नोटिस करी, इसमें भी z आ रहा है, रेडियस डिपेंड करता है क्या एटॉमिक नंबर है। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज सेम फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, मतलब चाहे वो हीलियम का तुम ले लो ग्राउंड स्टेट में, ऐसी क्या क्या क्वांटिटी है कि हीलियम के ग्राउंड स्टेट की, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की, लिथियम के ग्राउंड स्टेट की, फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा भैया, स्पीड भी डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, V=V0 Z/n, एनर्जी भी डिपेंड करता है, एंगुलर मोमेंटम नहीं करता। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2π, इसमें Z नहीं आता, इसमें Z नहीं आता, इसमें Z नहीं आता, मतलब अगर nth ऑर्बिट चाहे वो हीलियम He+ की लो, चाहे हाइड्रोजन की लो, चाहे Li2+ की लो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब तीनों का एंगुलर मोमेंटम तीनों केस में सेम ही आएगा। क्यों, जब तक एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो सिर्फ ऑर्बिट पे डिपेंड करती है, ऑर्बिट नंबर पे, n क्या है, वो डिपेंड नहीं करती z पे। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ बोर्स हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ट्राई करके देखिए, एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, तो ये हो जाएगा आंसर। द क्वांटम नंबर इंक्रीजेस डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्चुअल। सुनना मेरी बात,
मैंने एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करी थी कि ये -13.6 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड ऑर्बिट क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? ये हाइड्रोजन की बात बोल रहा हूं, अगर हाइड्रोजन की बात बोल रहा हूं, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड क्या होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे किया? 13.6 इंटू Z²/n²। तो भैया सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या होगा? -13.6/4, फिर क्या होगा -13.6/9, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, है ना, अलग अलग लेवल्स आएंगे। तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे फर्स्ट जो आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट है -13.6 आया, सेकंड के लिए -3.4 आया, नेक्स्ट के लिए आएगा अराउंड ऐसा होता है -1.5 के अराउंड होता है, इसके अराउंड होता है। तो आप एक चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जैसे 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 आप ऑर्बिट में ऊपर जाते रहोगे, एनर्जी लेवल, जो एनर्जी का गैप है वो छोटा होता रहेगा। जैसे जीरो मतलब ग्राउंड से फर्स्ट में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस, उसके बाद डिफरेंस छोटा, फिर और छोटा। समझ रहे मेरी बात? थोड़ा सा ज्यादा ही वो ऐसा हो गया, मतलब कि अभी ये है, फिर ऐसा होगा, कम होगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, ऐसा। सर समझ में नहीं आया? अरे देखो ना यार, बहुत सिंपल है, तुम ऐसे नॉर्मल मैथ्स है इसमें यार। अरे -13.6 और 3.4 में कितना ज्यादा अंतर है, और 3.4 और 1.5 में देखो कितना कम अंतर है। ये मैथ से आया, ये मैथ से आया है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, दो एनर्जी के बीच का लेवल उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? एज द क्वांटम नंबर इंक्रीजेस द डिफरेंस, क्वांटम नंबर समझ गए, एन ऑर्बिट नंबर, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कंजर्वेटिव एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेस। जितना जितना आप ऊपर चले जाओगे, जितना ऊपर चले जाओगे, तो दो कंजर्वेटिव लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप बहुत कम हो जाएगा। इन हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वुड इन्वॉल्व मैक्सिमम एनर्जी चेंज? सुनना मेरी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुन लो मेरी बात। मैक्सिमम एनर्जी चेंज कब आएगा? बहुत सिंपल है यार, n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4। ठीक है, n इज इक्वल टू 4। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है भैया। 2 से 1 जा रहे हो, 2 से 1 जा रहे हो, कोई एनर्जी कुछ कुछ होगा, यहाँ पे एनर्जी का चेंज आएगा 2 से 1 में। ठीक है, फिर आता है 4 से 2, 4 से 2, एक ये आ रहा है, एक आ रहा है 3 से 1, एक आ रहा है 3 से 1, और एक आ रहा है 3 से 2, एक आ रहा है 3 से 2। पूछे कि मैक्सिमम एनर्जी चेंज कहां होगा? एक तो भाई, एक तो सिंपल हम मैथ्स लगा सकते हैं, दे आर टू वेज। आप क्या करो, चारों ऑर्बिट की एनर्जीज लिख लो, आप चारों ऑर्बिट्स की एनर्जी लिख लो, E1, E2, E3, E4, चारों ऑर्बिट्स की एनर्जी लिख लो। आप निकालो 2 से 1 कितना एनर्जी का चेंज आएगा, 2 से 1 आप डिफरेंस निकाल के देखो, फिर 3 से 1 डिफरेंस निकाल के देखो, फिर 4 से 2 डिफरेंस निकाल के देखो। ऐसा कर सकते हो। मैं क्या कहता हूं, ऐसा कर सकते हो, मतलब चारों ऑर्बिट्स की एनर्जी निकाल लो उसी फॉर्मूले से, -13.6 Z²/n² से, Z को 1 लिख लो, हाइड्रोजन एटम है। मेरा क्या वे है, मेरा क्या इसमें अप्रोच रहेगा, मेरा क्या अप्रोच इसमें रहेगा, सुनना मेरी बात। मेरा अप्रोच इसमें यह रहेगा, मुझे इतना पता है कि भाई थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊंगा कि ये कुछ ऐसा सिस्टम रहने वाला, एक्चुअल ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4। मुझे इतना पता है, मुझे पहला पॉइंट मुझे इतना पता है कि 3 से 1 और 2 से 1 में आप देख पा रहे हो लंबा जंप कहां पे है, 3 से 1। 3 से 1 ज्यादा लंबा, ज्यादा एनर्जी गैप नहीं दिख रहा 3 से 1, तो पक्का ये तो ज्यादा ही होगा। 3 से 1 ज्यादा सबसे मैक्सिमम लग रहा है। ए तो नहीं होने वाला आंसर, ए आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि ए क्या है, 2 से 1 का एनर्जी गैप, 3 से 1 वाला एनर्जी गैप बड़ा है, पता चल रहा है ज्यादा एनर्जी चेंज आएगा। फिर आता है 3 से 2, पता चल रहा है छोटा ही होगा भाई, 3 से 2, ये 3 से 1, ये डबल एनर्जी गैप है कि नहीं, ये डबल लेयर दिख रहा है कि 3 से 2 से 1 कितना, ये डबल एनर्जी लग रहा है। 2 से 1 भी सिंगल है, सिंगल मतलब 2 से 1 क्या है, सिर्फ 2 से 1 एक ही लेयर, 3 से 2 एक ही लेयर, लेकिन 3 से 1 देखो, 3 से 1 ज्यादा गैप दिख रहा है, ज्यादा गैप दिख रहा है। फिर आता है 4 से 2, 4 से 2 भी भैया डबल गैप हो गया, 4 से 2 भी देखो डबल गैप हो गया, 4 से 2 भी डबल गैप हो गया। बट आपको इतना, अब यहां पे थोड़ा सा ना वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 4 से 2 इतना चेंज नहीं आएगा जितना 3 से 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 3 2 वाले कंपैरेटिवली पास होंगे,
4 3 2 वाले एनर्जी लेवल थोड़ा से पास होंगे, तो 4 से 2 इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 से 1, 3 से 1 बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसका आंसर, भले इसमें भी 2 ही एनर्जी लेवल्स हैं, इसमें भी 2 एनर्जी लेवल्स का जंप हो रहा है, बट क्योंकि ये ऊपर वाली एनर्जी लेवल्स है, 4 से 2 जो ऊपर वाली होती है उसमें एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होता, ये हमने डिस्कस किया अभी। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है, गो विद द फर्स्ट मेथड, चारों ऑर्बिट्स की एनर्जी लिख लो, बट इस क्वेश्चन को करना ऐसे जैसे मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। चलिए, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, द कूलम फोर्स बिटवीन द टू इज। सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। अब देखिए मेरी बात प्लीज समझिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यार, मैंने आपको डिराइव नहीं करवा के दिखाया ना, आर कैसे आता है, वी कैसे आता है, ये डिराइव करके नहीं दिखाया ना आपको मैंने, डिराइव करके। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भी, है एक्चुअली, इट इज इंपॉर्टेंट,